गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आईएएस की करंट अफेयर्स जो कि हमारी अप्रैल मंथ की चल रही है। तो अभी हम लोग पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं जिसमें कि हमारी 2 लेसन आ चुकी है और 2 लेसन में हमारी यहाँ पे 4 टॉपिक कंप्लीट हो गई है। आज स्टार्ट करेंगे इंडियाज़ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये सारे एजेंसीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हैं, तो इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। साथ ही प्रिजन रिफॉर्म्स देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा नीडेड है आज के डेट में। फ़ोन टैपिंग के बारे में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसमें काफ़ी आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। एंड जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे न्यूज़ है जो कि छोटे छोटे यहाँ पे जो भी न्यूज़ है जो कि ऑलरेडी रहे हैं न्यूज़ में, उसे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए आज की लेसन स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, जो कि हमारी 5th आर्टिकल के साथ है। UIDAI के बारे में हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। ये रहा, एक सेकेंड, यस, इंडियाज़ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखिए अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके द्वारा एक कहा गया है कि इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, जिसमें जितने भी हमारे देश के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गई, CBI हो गई, ED हो गई, या फिर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस होता है SFIO, ये सब को एक रूफ के अंदर लेकर आना। ओके, तो इस तरीके से अब एक नई यहाँ पे बॉडी क्रिएट होगी जिस तरीके से ये लोग उसके तहत यहाँ पे काम करेंगे। तो चलिए जो भी होगा आगे फिर हम लोग यहाँ पे फर्दर देखने वाले हैं, बट फ़िलहाल हम लोग के लिए यहाँ पे जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ED है और SFIO है, ये तीनों बॉडी हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। CBI के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है हमारे देश में, जिसको 1963 में इस्टेब्लिश किया गया था। और आज की डेट में जो ये काम करते हैं किस मिनिस्ट्री के तहत, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के तहत। एक्चुअली इनको ये जो बॉडी यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई है संथनम कमेटी है, तो संथनम कमेटी जो कि यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तहत इनकी रिकमेंडेशन दी गई थी, उसी के बेसिस पे इस बॉडी को क्रिएट किया गया है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको और बताना है कि यहाँ पे संथनम कमेटी के द्वारा और भी बॉडी को क्रिएट किया गया हमारे देश में, तो कौन कौन सी बॉडी को क्रिएट करने का रिकमेंडेशन इनके द्वारा दिया गया है, तो उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि ये नोडल पुलिस एजेंसी है हमारे देश में, क्योंकि ये एक सबसे सुप्रीम है, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते हो कि जो इंटरपोल मेंबर कंट्रीज़ होते हैं, इंटरपोल के बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ये इंटरपोल है क्या, तो उसके बिहाफ में ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इनका मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। साथ ही आप देखो कि ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। कहने का मतलब है कि आप ये देख सकते हो कि ना ही इसको किसी एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया है, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ना ही CBI से रिलेटेड आपको कोई भी चैप्टर या कोई भी आर्टिकल जो है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा, तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है। एक्चुअली एक कानून है जिसके तहत इनको पावर मिलता है, जो कि है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, जिसके तहत जितनी भी पावर फंक्शंस है वो सब मेंशन की गई है और उसी के तहत यहाँ पे CBI के द्वारा काम किया जाता है। मेनली फोकस यही होता है कि पब्लिक लाइफ में जो भी करप्शन करते हैं तो उसको रोकना है, साथ ही जो इकोनॉमिक और वायलेंट क्राइम्स वगैरह हो रहा है उसको यहाँ पे रोकना है, साथ ही जो भी साइबर और यहाँ पे जो हाई टेक्नोलॉजी क्राइम्स वगैरह हो रही है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे CBI के द्वारा ही किया जा रहा है। साथ ही आप देख सकते हो कि एक लोकपाल एक्ट है 2014 का, जिसमें ये कहा गया था कि यहाँ पे CBI के जो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होगी वो हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा होगी। अब ये जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी इसमें कौन कौन होंगे, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होंगे, साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे एंड लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। तो ये तीन बॉडी होंगे जिनके बेसिस पे यहाँ पे एक कमेटी फॉर्म किया जाएगा और उस कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि CBI के डायरेक्टर कौन है। 2021 में क्या है कि प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे 2 ऑर्डिनेंस लाया गया, जिससे कि जो डायरेक्टर है CBI के और ED के, इनके टेन्योर को एक्सटेंड किया गया है। पहले क्या था 2 और 3 साल थे, पहले 2 ही साल था, उसके बाद अब इसको एक्सटेंड करके 5 साल कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही यहाँ पे क्या है कि ये असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि CBI जो है यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और जो यहाँ पे लोकपाल है इसको भी यहाँ पे मदद इनके द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे आप देखो ऑर्डिनेंस है जिसे हम लोग अध्यादेश कहते हैं। ये ऑर्डिनेंस जो है प्रेसिडेंट को भी पारित करने का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 1, 2, 3 में है। और यहाँ पे अगर हम लोग गवर्नर के बारे में देखें, जो कि गवर्नर भी यहाँ पे स्टेट में ऑर्डिनेंस के तहत जो है कानून लाते हैं, जो कि यहाँ पे आर्टिकल 213 है, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब आप देखते हो कि बेसिकली हमारे यहाँ पार्लियामेंट का जो सेशन है वो 3 ही सेशन होता है, और ये तीनों सेशन में आप देखो कि जब भी यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा जो है अगर उस समय सेशन में नहीं मौजूद है तो उस समय अगर कानून लाना होता है तब फिर यहाँ पे ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है लाया जा सकता है। अब आपको ये बताना है कि ऑर्डिनेंस के थ्रू जितने भी कानून लाए जाते हैं उनकी वैलिडिटी
वैलिडिटी पीरियड कितनी है, इट मीन्स कि कब तक जो है उनको कितने वीक या फिर कितने मंथ्स के तहत जो है उनको लोकसभा और राज्यसभा से इसको पास कराना होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये थोड़ा इंटरपोल के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखिए, व्हाट डज़ इंटरपोल स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे होता है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में इंटरपोल कहते हैं। स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इंटरपोल में क्या है कि सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है, ये 1 साल में 1 बार इसकी मीटिंग होती है। साथ ही आप देखो कि हर एक मेंबर कंट्री के यहाँ पे डेलीगेट्स है जो कि यहाँ पे आप देखो कि अपॉइंट होते हैं हर एक मेंबर कंट्री के द्वारा। और ये जो असेंबली है इसमें सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं किस किस टॉपिक पे। तो सबसे पहले पॉलिसी पे होती है, रिसोर्सेज हो गई, वर्किंग मेथड हो गई, फाइनेंस हो गई, एक्टिविटीज़ हो गई और प्रोग्राम हो गए। मेनली आप देखते हो कि हर एक देश में अपनी अपनी पुलिस की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। बट आप ये समझो कि अगर कोई, मान लीजिए इंडिया का कोई क्रिमिनल है, इंडिया में क्राइम करके अगर वो दूसरे देश में चले जाता है, जैसे आप देखते हो यूके चले गया, यूएस चला गया, तो फिर उसको कैसे पकड़ा जाएगा। तो इसलिए एक आप समझो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में एक ऐसी एक लौती यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरपोल है, जो कि इस तरीके के जो क्राइम करके जो एक देश से दूसरे देश में भाग जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पे उनको पकड़ने के लिए ये पुलिसिंग का काम करती है। तो इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ही यही है। यहाँ पे आप देखो एग्जीक्यूटिव कमेटी भी होते हैं जिसमें कि 13 मेंबर कमेटी होती है, और यहाँ पे जो जनरल असेंबली है इसके द्वारा ये इलेक्ट होते हैं। और इसमें आप देखो प्रेसिडेंट हो गए, 3 यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हो गए, 9 डेलीगेट्स हो गए जो कि 4 रीजन को यहाँ पे कवर करता है। इसके अलावा आप देखो कि यहाँ पे क्या क्या काम होता है। तो काउंटर टेररिज्म है, जो कि टेररिज्म आप देखते हो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जितनी होती है उसको रोकने का काम करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड और इमर्जिंग क्राइम जिस तरीके के हो रहे हैं उसके अगेंस्ट में यहाँ पे इस पर काम होता है। साइबर क्राइम जितने आज के डेट में हो रहे हैं उससे रिलेटेड भी काम आपको इंटरपोल का देखने को मिलेगा। तो ये 3 यहाँ पे मेन है। इसके अलावा आप देखो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इंटरपोल की नोटिस है। हमेशा आप देखो कि कोई ना कोई नोटिस ये इशू करते रहते हैं। रेड नोटिस इशू करने का मतलब होता है कि वांटेड पर्सन। येलो नोटिस इशू करने का मतलब होता है कि कोई पर्सन मिसिंग हो गया, उसके लिए होता है। ब्लू यहाँ पे नोटिस इशू करने का मतलब होता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में चाहिए, कोई क्रिमिनल के बारे में। ब्लैक नोटिस इशू करने का मतलब होता है कि अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ हैं जिसका पता नहीं कर पा रहे। ग्रीन नोटिस कहने का मतलब है कि वार्निंग और इंटेलिजेंस के लिए दिया जाता है। ऑरेंज नोटिस देने का मतलब है कि इमिनेंट थ्रेट्स है यहाँ पे। पर्पल नोटिस देने का मतलब है कि यहाँ पे मोडस ऑपरेशंस है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेंडी है, मोडस ऑपरेंडी है। और इंटरपोल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके द्वारा भी ये सब दिया जाता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट सीबीआई। अब नेक्स्ट बॉडी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1956 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ये काम करते हैं। तो मिनिस्ट्री आपको याद रखना है, जैसे सीबीआई जो है किस मिनिस्ट्री के तहत है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड यहाँ पे पब्लिक ग्रीवियंसेस। वहीं अगर ईडी की बात करें तो ये काम करते हैं, क्योंकि ईडी आप देखो जहाँ पे पैसे की बात आती है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है, वहाँ पे ईडी ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। तो ये बॉडी जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत काम करते हैं। तो ये याद रखना है। रिस्पॉन्सिबल क्या है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फेमा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का, और कुछ सर्टेन प्रोविज़न है जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, यानी कि जो आप देखते हो कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो किया जाता है या फिर ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है, तो ये सब काम रोकने के लिए भी, और ये सब काम जो है यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा देखा जाता है। देखिए फेमा जो है एक सिविल लॉ है, और वहीं अगर हम लोग फेमा की बात करें जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ये सिविल लॉ है। वहीं अगर हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग देखें तो ये क्रिमिनल लॉ है। तो क्रिमिनल लॉ के तहत इसको रखा गया है, तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है। थर्ड यहाँ पे SFIO, ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है और ये किस मिनिस्ट्री के तहत काम करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो तीनों बॉडी की मिनिस्ट्री अलग अलग है, इसको आप लोग को ज़रूर ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देखो एक्सपर्ट होते हैं, अकाउंटेंसी हो गई, फॉरेंसिक ऑडिटिंग, लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, कंपनी लॉ, कैपिटल मार्केट, टैक्सेशन, ये सारे फील्ड में आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। और यहाँ पे आप देखो स्टैट्यूटरी स्टेटस इनको दिया गया है किस एक्ट के तहत, तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। तो SFIO के बारे में अगर देखें तो इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। पावर है यहाँ पे कि किसी भी एक्यूज पीपल जो है, अगर कोई आरोपी लोग है तो उनको अरेस्ट कर सकते हैं अगर उन्होंने कंपनी लॉ के किसी भी प्रोविज़न को वायलेट किया है तो। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे जो ऑफिसर्स है SFIO के, इन्वेस्टिगेशन में भी यहाँ पे मदद किया जाता है। कंप्यूटर फॉरेंसिक एंड डेटा माइनिंग लेबोरेटरी है, तो इसको भी 2013 में सेटअप किया गया था, तो इसके बारे में भी ध्यान रखना है, ठीक है।
फिर है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और यहाँ पे इसका खुद का एक कानून है जिसके तहत इस बॉडी को बनाया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये बॉडी भी यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इससे पहले SFIO भी स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया क्योंकि ये कानून के तहत बनाया गया। तो यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत इसको बनाया गया है। इसमें पावर दिया गया है सेंट्रल एजेंसी को कि वो स्यू मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं कोई टेरर एक्टिविटीज़ हमारे देश में हो रही है। अगर ऐसा लगता है कि कोई लोग है या फिर कोई ग्रुप है जिसके ऊपर संदेश आ रहा है, सस्पिशियस है कि वो कोई ना कोई टेरर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पे अरेस्ट करने का पावर है NIA के पास। साथ ही गवर्निंग बॉडी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत है। अब आप देख सकते हो कि जितनी भी यहाँ पे बॉडी है उसकी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के तहत यहाँ पे काम होती है। तो इसके बारे में तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ट्रिपल स्टार मार्क करके मैं बता रही हूँ। इनका जो काम है ये यहाँ पे सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उनके तहत इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये 4 बॉडी के बारे में हमने देखा जो बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ है उनकी फंक्शनिंग को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल एजेंसीज़ है। यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है, आप देख सकते हो डिफरेंट बॉडी एजेंसी और डिफरेंट यहाँ पे मिनिस्ट्री के तहत काम करते हैं। अगर सिंगल इंसिडेंट यहाँ पे मल्टीपल एजेंसीज़ के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो इससे क्या होता है ना कि जो एविडेंस है वो कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया जाता है। कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलेगा डिपोजिशन में, पावर का ओवरलैपिंग होता है। आप देखो कोई भी केस हो, चाहे आप अभी देखिए एक केस था जो कि जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था उसमें भी आपने देखा होगा कि सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए CBI को यहाँ पे कॉल किया गया। CBI जब आई तो जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस निकल कर आया तो फिर ED ऑर्गेनाइजेशन आई। उसके बाद फिर आप देखो कि ड्रग्स का केस था तो वहाँ पे NCB निकल कर आया जो कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किसी एक केस को पूरी इन्वेस्टिगेट करने के पीछे जो है बहुत सारे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आ जाती है, जिसके कारण ये तो एक कह सकते हो ना कि पावर जो है वो एक बॉडी की दूसरी बॉडी के ऊपर ओवरलैप करेगी या फिर कहीं ना कहीं जो एविडेंस है, जो सही एविडेंस है वो यहाँ पे ख़त्म किया जा सकता है। तो कुछ भी हो सकता है अगर इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन एक ही इंसिडेंट को अगर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो। साथ ही डिले इन ट्रायल्स आप देखते हो, आप जानते हो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कमी है। साथ ही साथ अगर आप देखो तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि जो अंडर ट्रायल लोग हैं उनका टाइम पे ट्रायल नहीं होता है और टाइम पे जो है उनको रिलीफ नहीं दिया जाता है। तो ये एक मेजर इशू है। साथ ही साथ जनरल कंसेंट भी आप देख सकते हो, जब एक जनरल कंसेंट बहुत सारे स्टेट के द्वारा विड्रॉ कर लिया जाता है, जैसे आप देखो मिज़ोरम है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, तो CBI को यहाँ पे केस वाइज कंसेंट लेना पड़ता है कंसर्न्ड स्टेट से। आप जानते हो कि यहाँ पे क्या होता है ना कि सेंटर के ऑर्डर से ही CBI जो है हर एक राज्य में जाकर वो इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन बहुत सारे राज्य अगर एकजुट हो जाए और वो ये कहे कि CBI को वो बाइकआउट करे, वो नहीं चाहते कि CBI उस राज्य में आकर उस पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट करे, तो क्या होता है कि CBI के पास एक काम रहता है कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट के पास जाकर कंसेंट ले। तो कंसेंट भी लेने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसके कारण भी आप देखो कि इन्वेस्टिगेशन जो पीरियड है वो प्रॉपर पीरियड में नहीं हो पाता। CBI जो है CBI ऑफिसर्स जो है वो अपना पावर आप देख सकते हो कि जो पुलिस ऑफिसर हैं उनमें कहीं ना कहीं कम हो जाता है। साथ ही साथ सेक्शन 6 जो है यहाँ पे दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट का, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि या तो वो CBI ऑफिसर को कंसेंट दे सकते हैं या तो डिनाई भी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई इस राज्य में जाकर CBI इन्वेस्टिगेट करती है तो उनके पास पूरा फुल अथॉरिटी है कि वो राज्य में इंटर करके उस केस का इन्वेस्टिगेशन करें। नहीं, विदाउट कंसेंट वो कर ही नहीं सकते। स्टेट गवर्नमेंट को कंसेंट देना यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की जो कंसेंट है वो यहाँ पे काफ़ी मैटर रखता है। अगर वो यहाँ पे मना कर दे तो फिर CBI जो है वो इंटर नहीं कर सकते उस राज्य में। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक नोडल काउंटर टेरर बॉडी बनाया गया है, बट अभी तक आप देखो कि इनका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैन पावर की कमी है, व्हीकल्स वगैरह की कमी है, जिससे कि जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह कंडक्ट कराते हैं मोबिलाइजेशन इनको तुरंत करना होता है। जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पे क्राइम हुआ है तो उनको तुरंत उस क्राइम स्पॉट पे जाना होता है, बट व्हीकल्स वगैरह की कमी होती है तो उसके कारण वो वहाँ पे टाइम पे रीच नहीं कर पाते हैं। साथ ही फॉलिंग यहाँ पे क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिबिलिटी भी आप देखते हो कि अभी तक जो है बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े केस है ना जिनका आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, मीन्स उनका रिजल्ट ही नहीं पता चलेगा। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ का जो इमेज है, चाहे वो CBI हो गया, ED हो गया या SFIO हो गया,
ये काफ़ी ज़्यादा आप देखो कि इनके ऊपर काफ़ी एलिगेशन भी लगते हैं कि ये करप्शन करते हैं, एक्सेस बहुत ज़्यादा है, इम्पार्शियलिटी की कमी है, क्लोज नेक्सस देखने को मिलेगा कि पॉलिटिकल क्लास के साथ ये मिले रहते हैं, जिनकी वजह से जो है जो ओरिजिनल कल्प्रिट होते हैं वो सामने नहीं आ पाते हैं। साथ ही अगर आप देखोगे तो सीबीआई जो है वो डिनाई कर देती है किसी भी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक में लाने में। आप देखो जो जिस केस में सीबीआई इंक्लूड होती है उस केस की किसी भी इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिक में आते हुए नहीं दिखेगा। उनकी इतनी ज़्यादा ये होती है, मीन्स क्लोज्ड लूप होता है जिसमें कि वो अपने इन्फॉर्मेशन को रखते हैं, बाहर भी नहीं आने देते हैं। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे लैक ऑफ ऑटोनॉमी है। कुछ एजेंसी है जैसे सीबीआई भी आप देख लो ना, सीबीआई को जो है इनको अपने स्तर से पावर ही नहीं मिला। इनको कानून जो है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस के तहत इनको पावर दिया गया है काम करने का, तो एक ऑटोनॉमी बॉडी है नहीं सीबीआई, यानी कि स्वतंत्र रूप से सीबीआई अगर चाहे किसी केस को इन्वेस्टिगेट करना तो वो नहीं कर सकती है। फेडरलिज्म का भी प्रॉब्लम है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिसीजन है पैन इंडिया इन्वेस्टिगेशन करना किसी भी अपराध का, तो बिना यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से कर नहीं सकते हैं। तो फेडरलिज्म का भी फंडा जो है कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इम्पैक्ट देता है कहीं ना कहीं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही आप जानते हो कि हमारे यहाँ एक कानून है जिसे यूएपीए कहते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 का। ये एक वन ऑफ द एक्ट है जिसको कि एनआईए एक्ट के शेड्यूल में ऐड किया गया, और जो एजेंसी है उनको पैन इंडिया जुरिस्डिक्शन दिया गया है। पैन इंडिया कहने का मतलब है कि इंडिया के किसी भी कोने में जाकर जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं किसी भी अपराध को, तो ये इस कानून के तहत इसको कवर किया गया है एनआईए के तहत, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब ये सारे तो हम लोग ने देख लिया कि क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है। साथ ही आप देखो कि अगर हम लोग देखें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जो कि 3 टाइप्स ऑफ केसेस कर यहाँ पे, तो एंटी करप्शन है, जहाँ पे भी करप्शन का मामला निकल कर आता है वहाँ पे सीबीआई आ जाती है, और सीबीआई का जो करप्शन का मामला है वो यहाँ पे सीबीसी के साथ असिस्ट करके काम करते हैं, जो कि सीबीसी काम करती है किस कानून के तहत, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत। स्पेशल क्राइम वगैरह भी देखा जाता है इन्वेस्टमेंट। अगर स्पेशल क्राइम्स वगैरह में देखें, जैसे कि बहुत सारे सीरियस और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई के द्वारा किया जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट में, जैसे कि मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आया या फिर हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आता है कि सीबीआई जो है इस केस को इन्वेस्टिगेट करे, तो स्पेशल केसेस में भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस अगर हम लोग देखें तो क्राइम जो भी यहाँ पे पैसे के लेन देन में यहाँ पे आपका निकल कर आया, या फिर बैंक में फ्रॉड हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ब्लैक मनी ऑपरेशन, सब ये सब चल रही है, तो सीबीआई भी यूजुअली ये सारे केसेस जो मनी लॉन्ड्रिंग की होती है ना, इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को। सीओ मोटो केस में देखिए, सीओ मोटो केस में मतलब कि अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गलती हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, तो उसमें लेना, तो सीबीआई जो सीओ मोटो केस लेती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो सिर्फ वैसे जगह पे अपराध का लेती है जो कि सिर्फ यूनियन टेरिटरीज़ में है। यूनियन टेरिटरीज़ में अगर कोई भी अपराध हो रहा है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करने का सीओ मोटो का अधिकार जो सीबीआई के पास है वो सिर्फ यूनियन टेरिटरीज़ का है। सेंटर के पास यहाँ पे पावर है कि वो सीबीआई को ऑथराइज़ कर सकते हैं कि जो भी स्टेट में अगर क्राइम हो रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बट हाँ, एक चीज़ यहाँ पे है कि उस कंसर्न्ड स्टेट में जाने से पहले स्टेट गवर्नमेंट से इनको परमिशन लेना होगा। साथ ही अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करें तो ये भी यहाँ पे सीबीआई को ऑर्डर देते हैं कि आप कहीं पे भी, यानी कि हमारे देश में कहीं पे भी आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं बिना स्टेट के कंसेंट से। तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का यहाँ पे ऑर्डर है कि स्टेट की अगर स्टेट के कंसर्न नहीं मिलती है तो भी वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। बट फिर भी सेंटर के पास ये पावर है कि वो सीबीआई को ऑथराइज़ करती है कि अगर सीबीआई यहाँ पे किसी भी राज्य में जाकर काम करते हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन लेना, वहाँ पे कंसर्न्ड स्टेट से कंसेंट लेना होगा। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट है एक दूसरे का। बट फिर भी यहाँ पे आप देखते हो कि कई बार ऐसा होता है कि जो कंसेंट लेने की जो बात है वो यहाँ पे कंसर्न्ड स्टेट से नहीं मिलने के बाद भी जो है वो यहाँ पे काम करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। रिफॉर्म्स अगर हम लोग देखें कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ में रिफॉर्म्स लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिससे कि इन तीनों में कोऑर्डिनेशन, रिसोर्सेज और इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो सके। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे रेगुलर अपग्रेडेशन होने की ज़रूरत है, यानी कि नॉलेज वगैरह की, या फिर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट करना। इंटरनेशनल एक्सचेंज अगर प्रोग्राम है कि जिससे कि हम लोग यहाँ पे सीख सके कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कहाँ कहाँ चल रही है, तो उससे हम लोग सीखें। और जो रेगुलर अपग्रेडेशन है वो यहाँ पे करने की ज़रूरत है। परफॉर्मेंस ऑडिट है, यानी कि किस तरीके से ये सारे बॉडी अपनी परफॉर्म कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस को भी टाइम टू टाइम यहाँ पे ऑडिट करते रहना है जिससे कि पता चल सकेगा कि कितना यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है इन सारे बॉडी में।
साथ ही ऑटोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो आप देखो कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, आई थिंक कि उसको ऑटोनॉमी होना चाहिए। अगर ऑटोनॉमी तरीके से वो अगर स्वतंत्र तरीके से काम नहीं करेंगे, किसी ना किसी के अगर दबाव में काम करेंगे, तो ऑब्वियस है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, जो भी एविडेंस दिया जाएगा वो ट्रू नहीं होगा। विमेन पार्टिसिपेशन की बात करें तो आज के डेट में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक सेक्टर में, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा विमेन रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए पुलिसिंग सिस्टम में, जिससे कि जितनी भी विमेन जो महिला यहाँ पे विक्टिम्स है ना, वो कॉन्फिडेंट फील कर सके कि वो उनके अगेंस्ट में अगर कोई भी क्राइम हुआ है तो सबसे पहले तो वो क्राइम को आके रिपोर्ट कराए और उसके बाद जो है फर्दर उनके क्राइम को जो है इन्वेस्टिगेट वगैरह किया जाए। तो विमेन की रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। साथ ही अगर देखें तो क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखो एक ट्रस्ट डेफिसिट आते जा रहा है जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। हमें पहले एक समय था जब सीबीआई पे बहुत ट्रस्ट होता कि अगर सीबीआई किसी भी केस में इंक्लूड होती है तो यानी कि उस केस का जो है एक आप कह सकते हो कि एक सही डिसीज़न और सही एक कंक्लूजन निकलता है। बट आज के डेट में आप देखो हज़ारों केसेस आते हैं, हज़ारों केसेस में सीबीआई इंक्लूड होती है, बट किसी का भी एक फुल प्रूफ कभी भी आप देखो कि नहीं निकल कर आता है रिजल्ट। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो क्रेडिबिलिटी को यहाँ पे इम्प्रूव करने की बात की गई है कि एक अच्छा खासा हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए जो स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, जिससे कि जो भी यहाँ पे आप देखते हो केसेस वगैरह है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन सही हो, साथ ही सोशल लेजिटिमेसी हो या पब्लिक ट्रस्ट हो, ये सारी चीज़ें मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके सो गाइज़, हम लोग ये इस आर्टिकल को यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्कस कर ली, जो कि इंडिया की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं, जिसमें कि हम लोग ने सीबीआई के बारे में देखा, ईडी है, एसएफआईओ है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है 3 टाइप्स ऑफ केसेस, वो भी हम लोग देख ली कि किस किस तरीके के केसेस में सीबीआई इंक्लूड है। साथ ही एनालिसिस किए कि जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं उनकी क्या क्या यहाँ पे फंक्शनिंग है, किस तरीके से काम करते हैं, और लूपहोल्स समझे और ये समझे कि कहाँ कहाँ हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है प्रिजन रिफॉर्म। तो जेल में जो आज के तरीके से जो कैदियों को रखा जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिफॉर्म करने की। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि अभी ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जिनके द्वारा गाइडलाइंस लाया गया है कि यहाँ पे प्रिजन यानी कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन प्रोजेक्ट है। अब कुछ प्रिजन के बारे में समझते हैं। एक्चुअली ये जो जेल है ये स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है, यानी कि जो आप देखते हो कि 7th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि आपको 3 लिस्ट देखने को मिलेगा। फर्स्ट लिस्ट जो है ये सेंट्रल लिस्ट है, सेकंड लिस्ट जो है वो स्टेट लिस्ट है, थर्ड लिस्ट जो है वो कंकरेंट लिस्ट है। ओके, तो यहाँ पे प्रिजन जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे अधिकार है कानून बनाने का जो भी प्रिजन से रिलेटेड है। अगर हम लोग मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन देखें प्रिजन का, तो वो यहाँ पे पूरी तरीके से राज्य सरकार के तहत आता है, और इसको यहाँ पे प्रिजन एक्ट है 1894 का, इसके तहत इसको गवर्न किया जाता है। वहीं अगर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखें तो इनके द्वारा रेगुलर गाइडेंस वगैरह दिया जाता है, या फिर स्टेट और यूटीज़ को यहाँ पे एडवाइस दिया जाता है जो भी इश्यूज़ वगैरह इससे निकल कर आ रहा है कि प्रिजन में रहने वाले लोग या फिर जो भी यहाँ पे हैं, तो इनको देखा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। अब ये समझते हैं कि क्यों आज की डेट में हम लोग प्रिजन रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ये आज की डेट से तो बात नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं कई दफ़ा ये प्रिजन रिफॉर्म के बारे में आर्टिकल डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन समझते हैं कि क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली जो समस्या हमारे प्रिजन में, जेल में है, वो है ओवर क्राउडिंग। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे भरा गया है। हाँ, मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक रिपोर्ट है जिसका नाम है प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया, जो कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा यहाँ पे पब्लिश किया गया 2019 में। इसके द्वारा ये बताया गया है कि 4.1 लाख यहाँ पे इनमेंट से, जो कि 1306 फैसिलिटीज़ इनको दिया गया है, यानी कि 4.1 लाख के अगेंस्ट में हमारे जेल में आज के डेट में 4.8 लाख यहाँ पे लोग हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है। साथ ही इसमें आप देखो कि जो एबिलिटी है प्रिजन सिस्टम का, ये अंडरमाइन हो रहा है, क्योंकि जो भी यहाँ पे जेलर है उनको बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही है, जैसे कि हेल्थ केयर सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, खाना वगैरह पूरा नहीं मिल पा रहा है, एकोमोडेशन यानी कि रहने की जगह नहीं मिल पा रहा है, लोग जो है किसी तरीके से एडजस्ट करके रह रहे हैं। और इससे आप देखो कि जो प्रिजनर की बेसिक राइट्स है वो कहीं ना कहीं इंक्रोच हो रही है, यानी कि राइट टू हैव एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि अगर जेल में है लोग तो ऐसा नहीं है कि उनको जानवरों की तरह रखा जाए, उनका भी अधिकार है कि उनको बेसिक एकोमोडेशन और सही तरीके से उनको जीने का स्पेस मिल सके। साथ ही आप देखो राइट टू हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जेल में है तो आपको पता है कि लोग मेंटली और फिजिकली काफ़ी हरास होते हैं, तो मेंटली भी वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर भी उनको उस तरीके का माहौल मिलना चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो यहाँ पे मेंटल पीस उनको मिले। सेकंड है कि नो सेपरेशन ऑफ अंडर ट्रायल। आप देखो 75% जो यहाँ पे जेल में रहते हैं
वो अंडर ट्रायल ही लोग रहते हैं। अभी मैं पहले भी यहाँ पे आर्टिकल में बात करी थी कि जो ट्रायल्स है वो बहुत डिले होता है और अंडर ट्रायल लोग ही सबसे ज़्यादा है जेल में। तो 75% यहाँ पे अंडर ट्रायल लोग हैं, तो इसकी अलग से प्रॉब्लम है। हेल्थ कंसिक्वेंसेस आप देख सकते हो इम्प्रिजमेंट में। तो जो यहाँ पे जेलर हैं उनका हेल्थ कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा डिट्रॉइट होता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि रहने का जगह नहीं है, किसी तरीके से वो रह रहे हैं। जहाँ 4 लोग को खाना है वहाँ पे 10 लोग खा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे 4 लोग का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से 10 लोग में डिवाइड होगा। तो न्यूट्रिशन की कमी है, साफ़ सफाई की कमी है, फ्रेश एयर नहीं मिल पाता है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते हैं क्योंकि स्पेस की कमी है, तो इसलिए उनका हेल्थ डिट्रॉइट होता है। इम्प्रिजमेंट और पॉवर्टी की अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हो कि जो जेल में रहते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे इम्प्रोविशमेंट जो प्रिजनर का है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, उनके फैमिली को देखने को मिलता है। फैमिली एक्सपीरियंसेस करती है फिनेंशियल लॉस का, क्योंकि इम्प्रिजमेंट अगर एक मेंबर की हो जाए, मान लीजिए कि 4 लोग हैं घर पे और एक ही कमाने वाले हैं और उसी को अगर जेल में डाल दिया जाए और उनको यहाँ पे सज़ा मिल गया हो 1 साल की जेल, 2 साल की जेल, तो इससे उनके फैमिली में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उनके फैमिली में फिनेंशियल लॉसेस वगैरह देखने को मिलेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ पे जेल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, अंडर ट्रायल लोग भी, जो भी मान लीजिए कि कमाने वाले लोग हैं, उनको अंडर ट्रायल में अभी तक सिद्ध भी नहीं हुआ है कि उन्होंने कोई तरीके का अपराध किया है कि नहीं, वैसे लोगों को अगर जेल में रखा जा रहा है लंबे समय तक, तो आप समझ सकते हो कि घर में भी उनके तरफ से कोई आमदनी नहीं हो रही है, जिससे कि यहाँ पे गरीबी का जो रेट है वो बढ़ते जा रहा है। सेवियर स्टाफ क्रंचेस है, आप देखो कि 30% जो सैंक्शन जेल एग्जीक्यूटिव स्टाफ पोस्ट है वो अभी भी खाली है। नेशनल लेवल पे अगर हम लोग देखें तो एवरेज 7 यहाँ पे इनमेट्स होंगे पर स्टाफ में, तो ये भी यहाँ पे कमी है। विमेन प्रिजनर की अलग ही इशू है, आप देखो कि लैक ऑफ विमेन स्टाफ है, फीमेल की स्टाफ की कमी है और टॉयलेट्स वगैरह जो है उसकी कमी है, बाथरूम नहीं है सही तरीके से, बेसिक प्री कंडीशन नहीं है, यानी कि साफ़ सफाई नहीं देखने को मिलेगा महिलाओं के लिए, और फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस जो है ये कॉमन सिनेरियो है किसी भी जेल में, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही डेट्रीमेंटल सोशल इम्पैक्ट है, आप देखते हो कि किसी को भी अगर जेल में डाल दिया जाए, चाहे वो अंडर ट्रायल ही क्यों ना हो, तो एक सोशली आप देखो कि समाज में क्या होता है कि एक तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ये लोग समझ जाते हैं कि वो जेल में गए, भले उनके ऊपर जो ऑफेंसेस है, एलिगेशन है, उन्होंने कोई अपराध किया या नहीं किया, उनके ऊपर जो भी एलिगेशन है वो सही पता चला या नहीं चला, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बस एक बार जेल में जाने से ही जो है ऐसा आप देखते हो कि नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों की तरफ से पड़ता है, तो रिलेशनशिप बर्बाद होते हैं और जो सोशल कोहेजन है वो कहीं ना कहीं वीकन हो जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही कोविड-19 इंड्यूस्ड चेंजेस है, बहुत सारे जो प्रिजन सिस्टम है वो फेल हो गए हैं कि क्रिटिकल जो कोविड-19 प्रिवेंटिव मेजर्स है उसको इम्प्लीमेंट करें। तो आप देख रहे थे कि कोविड-19 के टाइम में क्या हो रहा था, जितने कैदी हैं उनको रिलीज़ किया जा रहा था, क्योंकि कोविड-19 में ही के दौरान आप देखो जेल में क्या है कि ओवर क्राउडेड है, तो ऑब्वियस है कि वहाँ किसी एक को होगा तो सबको होगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन कोविड-19 के कारण काफ़ी चेंजेस देखने को मिला, तो फिर भी आप देखो कि साफ़ सफाई की कमी है, हेल्थ स्टेटस जो है बहुत ही ज़्यादा पुअर है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है कि जो इशू है ओवर क्राउडिंग की, इसको हम लोग को एड्रेस करना होगा, यानी कि एक ओपन प्रिजन रखने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ कहने का मतलब है कि ये जो है ना, ये किसी भी जेल में लॉक नहीं होगा, ठीक है, लॉक नहीं करना है और लिमिटेड सुपरविजन के तहत इसको रखना है। साथ ही जो सिस्टम है पैरोल और फॉरलॉन्ग का, इसको इम्प्रूव करना है। पैरोल और फॉरलॉन्ग क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैरोल होता है कि जब किसी के घर में जो कोई कैदी है, मान लीजिए उसके घर में कोई सेरेमनी है, किसी की शादी हो रही है, ठीक है, तो उनको पैरोल बेसिस पे, यानी कि उनको मतलब कि पनिशमेंट सिद्ध हो गया है, उस बेसिस में उनको 6 दिन 8 दिन इस तरीके का उनको छुट्टी दिया जाता है। फॉरलॉन्ग कहने का मतलब है कि टेम्प्रेरी लीव जो है काम से आप देखो कि थोड़ा बहुत रिलीफ मिल गया, यानी कि छुट्टी मिल गया, तो उसको फॉरलॉन्ग कहते हैं। तो जो यहाँ पे पैरोल और जो फॉरलॉन्ग ग्रांट किया जाता है, इसको बैलेंस करना होगा पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की ज़रूरत है, इसको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, जिससे कि क्या होगा कि कोई भी जो इनोसेंट प्रिजनर है ना, उनको फोर्स नहीं किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा समय जो है वो जेल में गुजारें। साथ ही कि इंटरनेशनल रूल्स और स्टैंडर्ड जो है वो हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। यूनाइटेड नेशन की स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर की, कैसे जो जेलर है उनको कैसे ट्रीट करना है। नेशनल मंडेला रूल्स भी इनको कहते हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें, यूनाइटेड नेशन रूल्स भी है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विमेन प्रिजनर, अगर कोई महिला कैदी है तो उनके साथ कैसा बिहेव करना है। साथ ही यहाँ पे टोक्यो रूल्स है, जो कि नॉन कस्टोडियल मेजर्स वगैरह लिया जा रहा है। साथ ही आप देखो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑटोमेशन और अदर टेक्नोलॉजी एडवांसेस है, जिससे कि आप देखो कि जो प्रिजन स्टाफ है, यानी कि जो जेल के स्टाफ है, उनके ऊपर जो बर्डन वगैरह है वो कम हो पाएगा। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है, बट आज भी आप देखो कि जेल वगैरह में टेक्नोलॉजी का बहुत ही कम यूज़ होता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रिजन है, इसको इस्टेब्लिश करना चाहिए,
जिससे कि एक नेशनल लेवल पे जितने भी जेलर हैं उनको ये देख सके, और एक सेंट्रल बॉडी है जो कि इस तरीके से जेल में होने वाले जितने भी लोगों के साथ, कैदी के साथ या फिर जेल की जो भी व्यवस्था है उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल बॉडी बनाना चाहिए। एक रोबोस्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, इसको यहाँ पे रखना चाहिए सारे प्रिजन में, जिससे कि जो राइट्स ऑफ प्रिजनर्स है ये वायलेट नहीं हो। आप देखो, आप जेल के बाहर हो या जेल के अंदर हो, एक सिटीजन होने के नाते आपका जो भी अधिकार है वो कहीं से भी वायलेट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। हेल्थ केयर नीड्स है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए, बहुत फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ है इसको यहाँ पे एड्रेस करना चाहिए रेगुलरली। स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस करना चाहिए। जो लोग जेल में जा चुके हैं, आपको पता है कि जिनको रिग्रेस इम्प्रिजमेंट मिलता है तो उनको क्या होता है कि बहुत ज़्यादा काम करना होता है, ज़रा सा भी उनको कोई भी आराम नहीं मिलता है जेल में। तो कोई और भी जो भी लोग यहाँ पे जेल में जा रहे हैं तो उनकी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि वो कुछ पढ़ लिख ले। वोकेशनल ट्रेनिंग दीजिए जिससे कि वो कुछ काम सीख ले, तो जेल के बाहर आए तो वो कुछ काम करे जिससे कि वो अर्न कर सके। साथ ही स्किलिंग फैसिलिटी देने का ज़रूरत है जिससे कि वो अपनी लाइफ जो है ना जेल के बाहर आकर अच्छा कर सके। तो ये सारा काम यहाँ पे करना ज़रूरी है। पैरोल और फरलॉन्ग की बात करें तो ये देखिए, ये प्रिजनर को दिया जाता है किसी स्पेसिफिक एजेंसी में, साथ ही ये मैटर ऑफ राइट नहीं होता है। ये एक सिस्टम है जिससे कि कोई भी जेलर को यहाँ पे रिलीज़ करते हैं विद सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस जो भी इनको यहाँ पे सुनाया गया है अपराध, मान लीजिए कि 7 साल की जेल है या फिर 4 साल की जेल है, तो उसको सस्पेंड करते हुए जो है यहाँ पे आपका इसको रिलीज़ किया जाता है। तो होता क्या है ना, मेनली आप देखो कि पैरोल में ये भी होता है कि जैसे 7 साल का जेल अगर किसी को दिया जा रहा है तो मान लीजिए कि उन्होंने 3 साल 4 साल तक बहुत अच्छा काम किया, उनका बिहेवियर अच्छा रहा, जेल में वो रह के बहुत तरीके का मदद भी किए, सीखे भी, तो क्या होता है कि रेस्ट ऑफ द जितना भी उनका सेंटेंस बता है, यानी कि 3 साल उनको जेल में रहना बचा है, तो उनके बेसिस पे इनको छोड़ दिया जाता है कि चलिए आपने बहुत अच्छा काम किया, 4 साल में ही आपने दिल जीत लिया, अब आप जा सकते हैं घर। तो ये चीज़ें होती है। फॉरलॉन्ग में क्या होता है कि ये आप देखो कि एक स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ़ ईयर्स होता है जो कि सर्व करने के बाद जो है बिना रीज़न के ये फॉरलॉन्ग ग्रांट किया जाता है। और अगर फॉरलॉन्ग के पीरियड के आप देखोगे तो ये जो है रिमीशन है, यानी कि यहाँ पे जो भी सेंटेंस है उसको कम कर दिया जाता है, छूट दे दिया जाता है, रिमीट किया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर हम लोग देखें कि कुछ रिफॉर्म मेजर्स जो है अब तक क्या क्या इंडिया में लिया गया है इस प्रिजन को लेकर, तो जो मॉडर्न प्रिजन सिस्टम है मेनली ये आप देखो 1835 में जो टीबी मैकॉले थे उनके द्वारा लाया गया था। 1836 में नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि प्रिजन डिसिप्लिन कमेटी है, इसको बनाया गया विलियम बेंटिक के द्वारा, जिसमें कि जो जेल में जितने भी रहने वाले लोग हैं उनके लिए डिसिप्लिन यहाँ पे इम्प्रूव हो सके। फिर 1894 में ये प्रिजन एक्ट आया जैसे कि यूनिफॉर्मिटी लाने की बात की कि जितने भी जेलर हमारे देश में हैं उनका काम एक जैसा होना चाहिए। फिर ऑल इंडिया जेल कमेटी बना जो कि पहली बार ऐसा था जिसके द्वारा ये पूरे सब्जेक्ट में अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी किया गया। फिर ऑल इंडिया जेल मैनुअल यहाँ पे कमेटी है 1957 से 59 का, जिसके द्वारा एक मॉडल प्रिजन मैनुअल यहाँ पे प्रिपेयर किया गया। फिर ऑल इंडिया कमेटी है जेल रिफॉर्म के ऊपर, और जो कि यहाँ पे AN मुल्ला जस्टिस के तहत इसको लाया गया। उसके बाद आप देखो जस्टिस कृष्णा अय्यर कमेटी बनाया गया जो कि एक स्टडी कर रहे थे कि जितनी भी महिला कैदी आती है उनकी सिचुएशन को लेकर। फिर एक नेशनल पॉलिसी ऑन प्रिजन रिफॉर्म लाया गया, और फिर मॉडल यहाँ पे प्रिजन मैनुअल है 2016 का, जिसमें कि ये देखा गया कि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कानून, रूल्स, रेगुलेशन में। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहाँ पे 3 मेंबर कमेटी बनाई गई थी 2018 में, और रिपोर्ट है यानी कि विमेन इन प्रिजन जो है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा 2018 में ये एक रिपोर्ट भी पब्लिश किया गया। तो इतनी बातें को याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ जो प्रिजन प्रोजेक्ट लाया गया है, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड करना है। सबसे पहले अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को अगर पैसे देंगे तो उन पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल होगा, और जो भी कहीं पे भी परेशानी है, जैसे जेल में परेशानी है, तो वो कहीं ना कहीं दूर होगा। तो यहाँ पे जेल की सिक्योरिटी इन्हेंस होगी। साथ ही साथ जो रिफॉर्मेशन का टास्क है, रिहैबिलिटेशन का टास्क है, जैसे आप देखते हो कि जेल से निकलने के बाद जो लोग हैं उनकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है, तो उनको रिहैब करना ज़रूरी है। उनको इस तरीके का स्किल दीजिए जिससे कि वो बाहर निकल के अच्छा काम कर सके, अपना लाइफ जो है वो बड़े तरीके से निर्वाह कर सके। और इस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन रखा गया 5 साल, यानी कि लास्ट ईयर 2021 से स्टार्ट हुआ है, 2026 तक ये चलेगा। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो आज के डेट में गैप है सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का, आप देखते हो कैदी जो है आराम से भाग जाते हैं जेल से, तो वो भाग नहीं सके, और सिक्योरिटी भी जो है बेटर तरीके से हो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। साथ ही न्यू सिक्योरिटी इक्विपमेंट लेकर आना है जेल में।
साथ ही स्ट्रेंथन करना है जो जेल सिक्योरिटी सिस्टम है उसको और भी ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। कुछ इक्विपमेंट लगाइए जैसे कि डोर फ्रेम हो, मेटल यहाँ पे डिटेक्टर हो, मेटल डिटेक्टर हो कि अगर कोई यहाँ पे किसी भी तरीके का जेलर जो है अपने पास मेटल रख रहे हैं, या सिक्योरिटी पॉज होना चाहिए, बैगेज स्कैनर होना चाहिए, तो कुछ इस तरीके का जैमिंग सॉल्यूशन हो। अगर कोई फ़ोन वगैरह भी रख रहे हैं तो उनका इंटरनेट जैम हो जाए, तो इस तरीके का सिक्योरिटी सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पे जो करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन है उन पे फोकस करने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ पे जो है करेक्शन किया जा सकता है। प्रोजेक्ट आप देखो कि ये सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ जो है उसको कवर करे। और यहाँ पे जो प्रिजन टाइप है जैसे कि सेंट्रल जेल होता है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जेल होते हैं, सब जेल होता है, विमेन जेल है, ओपन जेल है, स्पेशल जेल है, इन सारे जेल में जो है जो सिक्योरिटी वगैरह है उसको यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है। कोर कंपोनेंट यहाँ पे क्या है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि वीसी वगैरह कर सके, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए। बॉडी वॉर्न कैमरास होना चाहिए, डोर फ्रेम होना चाहिए, मेटल डिटेक्टर, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। तो आज की डेट में क्या है कि मॉडर्नाइजेशन और प्रिजन में क्या है कि सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लेकर आ रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान रखना है। प्रिजन के बारे में हमने बेसिक देखा, फिर ये समझे कि हमें प्रिजन रिफॉर्म्स क्यों लेकर आना है। ओवर क्राउडिंग है, अंडर ट्रायल्स बहुत ज़्यादा है, हेल्थ कंसिक्वेंसेस है, इम्प्रिजमेंट और पॉवर्टी का रिलेशन बताया गया, बहुत सारे स्टाफ की कमी है, वुमेन प्रिजनर जो है उसकी इश्यूज़ है, डिट्रीमेंटल सोशल इम्पैक्ट है, तो ये सारे यहाँ पे इश्यूज़ निकल कर आई। हमें करना क्या है कि सबसे पहले ओवर क्राउडिंग का जो भी इश्यूज़ है उसको एड्रेस करना है। उसके अलावा हमें जो है यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल रूल्स स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करनी है। फाइन, अब समझते हैं यहाँ पे फ़ोन टैपिंग। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि एक आईपीएस ऑफिसर है जो कि यहाँ पे उनका फ़ोन जो है वो जो क्या कर रहे थे कि किसी पॉलिटिकल लीडर्स का फ़ोन जो है वो टैप कर रहे थे 2019 में। तो फ़ोन टैपिंग समझिए क्या होता है। फ़ोन टैपिंग कहने का मतलब है कि इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन जो है उसको मॉनिटर किया जाए और किसी थर्ड पार्टी के द्वारा एक सीक्रेट मीन्स से, यानी कि पता भी नहीं चल रहा और दो लोग जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं फ़ोन में उनकी बातों को थर्ड पार्टी अगर सुन रहे हैं तो उसको हम लोग फ़ोन टैपिंग कहते हैं। फ़ोन टैपिंग कहने का मतलब है कि वायर टैपिंग या फिर लाइन बगिंग, ये सब एक ही वर्ड को कहते हैं। और लीगल प्रोविज़न क्या है, तो फ़ोन टैपिंग जो है इसको इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो 1885 है इसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। हमारे देश में जो इंटरनेट बैन होता है, जैसे अभी भी आप देखो किसी किसी जगह पे इंटरनेट बैन किया गया, इंटरनेट बैन करने का भी अधिकार यहाँ पे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो 1885 है इसी के तहत होता है। इस कानून के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या फ़ोन टैपिंग का पावर दिया गया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, जिनके पास ये राइट है कि वो यहाँ पे सेक्शन 5 अंडर क्लॉज 2 के तहत वो फ़ोन टैप कर सकते हैं। स्टेट में अगर देखें तो पुलिस के पास पावर है कि वो यहाँ पे फ़ोन टैप कर सकते हैं। सेंटर में अगर हम लोग देखें तो 10 एजेंसी के पास पावर है, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीबीआई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, एनसीबी है, सीबीडीटी है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, एनआईए है। तो ये सारे 10 बॉडी है जिनके पास यहाँ पे फ़ोन टैपिंग करने का अधिकार है। साथ ही आप देखो कि किसी अदर एजेंसी के द्वारा अगर टैपिंग किया जा रहा है तो वो यहाँ पे इलीगल गैर कानूनी अपराध माना जाएगा। फ़ोन टैपिंग का ग्राउंड क्या होता है, देखिए फ़ोन टैपिंग बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकते हैं, और वो भी पब्लिक सेफ्टी के लिए, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए, हमारे राज्य की सिक्योरिटी के लिए, या फिर फ्रेंडली रिलेशन जो कि हम लोग फॉरेन स्टेट के साथ रखें, पब्लिक ऑर्डर के लिए। तो ये सारे ऐसे कुछ ग्राउंड है जिसके बेसिस पे यहाँ पे फ़ोन टैपिंग होता है। पावर अगर हम लोग देखें कि फ़ोन टैपिंग करने का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे रूल 419A है इंडियन टेलीग्राफ रूल्स का, जिसमें कि फ़ोन टैपिंग ऑर्डर जो है वो यहाँ पे ओनली सेक्रेटरी यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कुछ एक्सेप्शनल केस है कि ऑर्डर को यहाँ पे लोअर अथॉरिटी भी पास कर सकते हैं अगर उनको कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पे फ़ोन टैपिंग करना चाहिए। अब देखिए कि फ़ोन टैपिंग का यहाँ पे मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये चीज़ें कही जा रही है कि जो फ़ोन टैपिंग का पावर है उसका मिसयूज़ हो रहा है तो उसको चेक करना भी है। लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए, जबकि किसी भी इन्वेस्टिगेशन का या फिर कुछ भी अगर आपको सस्पिशियस है तो उसका लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए फ़ोन टैपिंग। क्योंकि फ़ोन टैपिंग आप देखो कि पर्सनल टॉक होती है, लोगों की प्रिवेसी यहाँ पे ब्रीच होने की बात होती है, क्योंकि राइट टू प्रिवेसी अब हमारे आर्टिकल 21 के तहत है। तो इतना आसान नहीं है कि आप किसी का भी फ़ोन टैप करके आप सुन रहे हो, तो ये भी एक गैर कानूनी है। तो इसलिए लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए, टाइम लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ़ोन टैप कर रहे हैं पूरा आपका टैप ही किया हुआ है, एक पीरियड जो कि 60 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिव्यू यहाँ पे कमेटी हो, और ऐसी कमेटी बनानी चाहिए कि अगर कोई भी एजेंसी यहाँ पे फ़ोन टैप कर रही है, जिस भी लोगों का फ़ोन टैप कर रही है, तो उसको रिव्यू किया जाए कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड है, यानी कि रिकॉर्ड जो है वो आप देखो इस तरीके के डायरेक्शंस में होते हैं कि इसको हर एक 6 महीने में डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ठीक है, जिसकी भी फ़ोन रिकॉर्डिंग जो है टेप की गई है तो उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी करना है। प्रोसीजरल यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि मल्टीपल प्रोविज़न है जिसका एम है कि यहाँ पे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रखना है।
रिटर्न डायरेक्शन देना है सर्विस प्रोवाइडर को कि अगर जब तक यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया जाता है और जो रिटर्न डायरेक्शन दिया जाएगा सर्विस प्रोवाइडर को, तो वो यहाँ पे एसपी रैंक या फिर एडिशनल एसपी रैंक के नीचे वाले ऑफिसर नहीं देंगे। इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर की अगर हम लोग बात करें तो जो भी डायरेक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है इंटरसेप्शन का, तो वो यहाँ पे नाम स्पेसिफाई करेंगे और ऑफिसर की डेजिग्नेशन स्पेसिफाई करेंगे। साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर्विस प्रोवाइडर का, तो जो भी डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर्स है सर्विस प्रोवाइडर के, तो उनको यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो एक्नॉलेजमेंट जो लेटर है वो यहाँ पे इशू करें सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को विदिन 2 आवर्स जब से उनको ये खबर मिली है। साथ ही यहाँ पे इसको हर एक 15 दिन में इसको जो है फॉरवर्ड करते जाना है और साथ ही साथ यहाँ पे जो एडिक्वेट और इफेक्टिव इंटरनल चेक है वहाँ पे इसको रखना है कि सही तरीके से इसको चेक करते रहे। साथ ही इनकेस जो अनऑथराइज्ड इंसेप्शन है तो सर्विस प्रोवाइडर जो है उनको फ़ाइन भी किया जाएगा और इवन उनका लाइसेंस जो है वो भी यहाँ पे रद्द किया जा सकता है। रिकोर्स अगर हम लोग देखें इलीगल फ़ोन टैपिंग का, तो जो अनऑथराइज्ड टैपिंग है ये हमारे राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है, जो कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, और ह्यूमन राइट काउंसिल कमीशन के तहत इनका कंप्लेन भी होता है। एफआईआर भी लॉन्च किया जा सकता है नियर पुलिस स्टेशन में अगर गलत तरीके से कोई भी फ़ोन टैपिंग करता है। साथ ही एडिशनली आप देखो तो जो एग्रीड पर्सन है जिनका फ़ोन टैपिंग किया है वो कोर्ट में भी जा सकते हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट ब्रीच हुई है। साथ ही इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट के यहाँ पे सेक्शन 26B है जिसमें कि 3 साल की जेल भी यहाँ पे प्रावधान है कि अगर कोई लोग जो है गलत तरीके से यहाँ पे किसी का फ़ोन टैप करते हैं तो इस एंड एवरी पॉइंट आपको पता होना चाहिए फ़ोन टैपिंग को लेकर। अब यहाँ पे आप देखो कि फ़ोन टैपिंग से अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देख लेते हैं कि संवैधानिक रूप पे हमारे फ़ोन टैपिंग के लिए क्या क्या प्रोविज़न है। तो सबसे पहले अगर शेड्यूल 7 देखें तो इसमें ये कहा गया है कि जो टेलीफोन अलॉन्ग विद द कम्युनिकेशन जो है ये हमारे एंट्री 31 में है और ये यूनियन लिस्ट में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि प्रिजन हमारा स्टेट लिस्ट में है तो ये जो हमारा फ़ोन टैपिंग है ये हमारे यूनियन लिस्ट में आता है। फाइन। राइट टू प्राइवेसी है क्योंकि आर्टिकल 21 है जो कि एम पुट्टास्वामी केस के बाद जो है यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट के तहत रखा गया है, जिससे ये कह सकते हैं कि जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है पर्सन की प्राइवेट लाइफ का। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये भी है कि अगर पर्सन टेलीफोन में बात कर रहे हैं तो उनका अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, और एक्सप्रेशन है। तो इसलिए जो टेलीफोन यहाँ पे टैपिंग वगैरह है तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए जो है इसको यहाँ पे इन्फ्रिंज करता है, जो कि रेस्ट्रिक्शन का यहाँ पे पार्ट है। यानी कि 19(2) में आप देखो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन रखा गया है, तो उसमें भी पार्ट है कि आप कुछ भी बोलो लेकिन ऐसा, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो भी वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 21 भी वायलेट हो रहा है। कॉमन फ़ोन टैपिंग अगर टेक्नोलॉजी देखें तो देखिए प्रोसेस ऑफ टैपिंग कैसे होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है, यानी कि एक मीडिएशन सर्वर होता है, बीच वाला सर्वर होता है जो कि कोई कॉल, जैसे कि मान लीजिए कि ए के द्वारा यहाँ पे कॉल लगाया गया बी को, तो यहाँ पे एक सर्वर होता है बीच में जो कि यहाँ पे आपका मदद करता है जब ए कॉल लगाता है बी को और बी जब यहाँ पे रिसीव करते हैं तो इसके बीच में भी इंटरमीडिएट यहाँ पे मीडिएशन होता है। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके बीच से यानी कि प्राइमरी रेट इंटरफेस होता है लाइन, जो कि यहाँ पे ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ इसको लिंक कर दिया जाता है। इट मीन्स कि जब तक यहाँ पे कॉल लगाया जा रहा है यहाँ पे दूसरे को और रेसिपिएंट जब तक कॉल रिसीव नहीं कर रहे तब तक यहाँ पे फ़ोन टैपिंग होता है इस सर्वर्स के थ्रू। टाइम लैग क्या है कि जो ट्रांसफ़र है कॉल रिलेटेड डेटा का वो यहाँ पे रियल टाइम में नहीं होता है, यानी कि 64 kbps स्पीड रिजल्ट है, जिससे कि आप देखो 2 से 3 मिनट लगते हैं यहाँ पे फ़ोन टैप करने का। जैसे मैं हेलो बोल रही हूँ तो ये हेलो तुरंत टैप नहीं होगा, ये 2 से 3 मिनट के बाद जो है ये यहाँ पे टैप होता है, ठीक है, बाद में सुनाई देता है। साथ ही आप लीज्ड लाइन के बारे में आप देखो तो यहाँ पे सर्वर प्रोवाइडर जो है सर्विस प्रोवाइडर जो है वो यहाँ पे एजेंसी को यहाँ पे डायरेक्ट देते हैं कि वो जो बैकबोन नेटवर्क है उसको यूज़ कर सके। तो ये भी चीज़ें होती है कि जो यहाँ पे फाइबर ऑप्टिकल केबल जो कनेक्शन होता है ना उसके थ्रू भी यहाँ पे जो है फास्ट तरीके से कनेक्ट करके फास्ट तरीके से यहाँ पे सुना जा सकता है। और कॉल रिलेटेड डेटा जो है वो ट्रांसमिट नहीं होता है रियल टाइम में, बट ये 2 Mbps के स्पीड से होता है, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि चांस है कि कोई भी कॉल अगर मिस वगैरह होता है तो कम हो जाए। यानी कि ये जो आपका दोनों तरीके से आप देखोगे कि एक तो है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क जो कि एक स्लो प्रोसेस है, पुराने तरीके से ये यूज़ हो रहा है। आज के डेट में लीस्ट लाइन है, जैसे कि आप देखो कि ऑप्टिकल फाइबर वगैरह लाइन बिछाई जाती है जैसे कि हम लोग इंटरनेट का यूज़ कर पा रहे हैं, तो इसलिए ये फास्ट है, इसमें जो है फास्ट तरीके से यहाँ पे टैपिंग वगैरह होता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। एडवांटेज क्या है कि जो यहाँ पे इंटीग्रेटेड है ये चीपर है और जो यहाँ पे लीस्ट लाइन है ये थोड़ी कॉस्टली है तो इसलिए आपको यहाँ पे सर्विस बेटर मिल रहा है।
यूटिलिटी आप देखो स्टेट एजेंसीज जो है ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं ISDN में, तो ऑब्वियस है कि आप देखो कि सरकार उसी में डिपेंडेंट होते हैं जो कि पुराने तरीके से चलते आ रहा है और ये काफ़ी लंबे समय से यही यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट केसेस अगर हम लोग फ़ोन टैपिंग के ऊपर देखें तो ये PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जिसमें कि ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट ऑफ प्रिवेसी जो है ये ब्रीच हो रहा है। फिर KLD यहाँ पे नागाश्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसमें भी आप देखो कि साइन क्यू नॉन जो कि यहाँ पे सेक्शन 5, 1 और 2 के तहत यहाँ पे रखा गया कि पब्लिक सेफ्टी इंटरेस्ट के एग्जिस्टेंस में और ये पब्लिक इमरजेंसी में, ये अकरेंस में इस तरीके का यहाँ पे टेपिंग वगैरह किया गया। साथ ही यहाँ पे रयाला की अगर हम लोग बात करें तो ये भी आप देख सकते हो कि टेपिंग यहाँ पे कन्वर्सेशन जो है वाइफ बाय हस्बैंड इलीगल तरीके से यहाँ पे किया गया, यानी कि जो कन्वर्सेशन वाइफ और हस्बैंड के बीच में हो रहा था तो उसको भी यहाँ पे टेप किया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये सारे पॉइंट्स जो है आपके नोट्स मेकिंग में काफ़ी हेल्प करेंगे, साथ ही आंसर राइटिंग में भी आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो गाइज हमारे यहाँ पे ये आर्टिकल पूरी हो गई। अब देख लेते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स में। सबसे पहली है कि इंडिया स्टे आउट ऑफ ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ फ्यूचर ऑन इंटरनेट। इसका एम है कि एक इंटरनेट ओपन, फ्री और न्यूट्रल होना चाहिए। आज के डेट में आप देखो विदाउट इंटरनेट सर्वाइव करना इज़ टू मच डिफ़िकल्ट, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इंटरनेट को आप ओपन रखना चाहिए, फ्री रखना चाहिए और न्यूट्रल रखना चाहिए। और ये डिक्लेरेशन जो है ये पॉलिटिकल कमिटमेंट है अमंग द पार्टनर्स। अब देखते हैं ये कब तक होता है। 60 कंट्रीज़ है जिनके द्वारा ये डिक्लेरेशन को साइन किया गया। इंडिया, रशिया और चाइना है जो कि लार्ज नेशन है, जो कि अभी भी इसका पार्ट नहीं है। आप जानते हो सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट है वो इंडिया, रशिया और चाइना में ही यूज़ होता है, लेकिन अभी तक हम लोग इस डिक्लेरेशन का पार्ट नहीं बने। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या कमिटमेंट किया गया है डिक्लेरेशन में कि ह्यूमन राइट्स और जो फंडामेंटल फ्रीडम है सारे लोगों का, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा। एक ग्लोबल इंटरनेट यहाँ पे प्रमोट करने की बात की जा रही है, जिससे कि जो फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो एडवांस किया जाएगा। साथ ही आप देखो पहले क्या था कि द रिटर्न ऑफ डिजिटल ऑथराइजेशन, ये इंटरनेट शटडाउन है, इसको हाईलाइट किया गया क्योंकि आप देखो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें कि इंटरनेट को शटडाउन किया गया था 2021 में, और ये रिपोर्ट आपका इंक्रीज़ होते ही जा रहा है। हम लोग की अगर पोजीशन आप देखोगे तो टॉप में है, क्योंकि आप जानते हो कि जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य को जब हम लोग यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किए तो वहाँ पे लंबे समय तक 1 साल तक आप देखो इंटरनेट शटडाउन रहा उस एरिया में, जिसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिला। और इसी के कारण हम लोग इस लिस्ट में टॉप में हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन होती है। और इंडिया में आप देखो कि अभी तक हम लोग बुदापेस्ट कन्वेंशन जो कि साइबर क्राइम के ऊपर है उसको भी अभी तक हम लोग साइन नहीं किए। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हो कि बुदापेस्ट कन्वेंशन जो है ये साइबर क्राइम को लेकर ये ओनली लीगली बाइंडिंग मल्टीलैटरल कन्वेंशन है जो कि काम करती है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक हम लोग इसको साइन नहीं किए। तो देखते हैं कि कब इस पर हम लोग एक्शन लेंगे। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग लेज डाउन नॉर्म्स फॉर कोटा इन प्रमोशन। तो प्रमोशन में कोटास के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो आप देख सकते हो कि कहा गया है सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा कि डेटा कलेक्ट करके लाइए, जैसे कि स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स की जो सीट्स वगैरह वैकेंट रह जाती है या फिर उनकी कितनी डेटा है उसको कलेक्ट करने के लिए कहा गया। साथ ही यहाँ पे जो M रागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है, यहाँ पे 3 कंडीशन रखा गया है कि प्रमोशन में जो रिजर्वेशन देने की बात है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि कोटा वगैरह का इस्तेमाल करना। तो सबसे पहले ये कहा गया कि जो क्वांटिफिएबल डेटा है उसको कलेक्ट कीजिए, यानी कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब की रिप्रेजेंटेशन इनएडिक्वेट है तो उसकी प्रूफ चाहिए। साथ ही एप्लीकेशन जो इस डेटा का है वो हर एक कैडर का अलग अलग यहाँ पे देना है, और जो कैडर है वो यहाँ पे यूनिट ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्रमोशनर रोस्टर का भी पार्ट होना चाहिए। रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात करें तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के तहत आपको आर्टिकल 16(4)A दिखेगा, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य को यहाँ पे एम्पावर किया गया है कि वो अपने रिजर्वेशन जो है स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स के प्रमोशन में दे सकते हैं। अगर उनको लगता है कि उनके राज्य में देना चाहिए तो वो दे सकते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरीके से पावर दिया गया है। उसके अलावा आप नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2006 का केस है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये 3 क्राइटेरिया रखा गया है प्रमोशन में कोटा देने का। साथ ही यहाँ पे जर्नैल सिंह वर्सेस एलन गुप्ता है, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि स्टेट्स जो है उनको यहाँ पे क्वांटिफिएबल डेटा को कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के बैकवर्डनेस को चेक करने के लिए। तो ये सब बातें हैं, क्योंकि आप देखो कि प्रमोशन इन मीन्स रिजर्वेशन इन प्रमोशन ये काफ़ी हॉट टॉपिक है, इस पर जो है हमेशा चर्चा चलते रहता है, तो इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। कोटा इन प्रमोशन का आप देख सकते हो कि किस तरीके से कहाँ है और अभी क्या चल रहा है। तो 2019 तक आप देख सकते हो कि अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं देना है, बट अभी भी फाइनल जजमेंट नहीं आया, तो देखते हैं क्या होता है। रूल्स फॉर रेजिग्नेशन एंड रीइंस्टेटमेंट ऑफ एन
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर। तो IAS ऑफिसर के लिए यहाँ पे रूल्स थोड़ा सा चेंज किया गया है कि कैसे वो यहाँ पे रेजिग्नेशन वगैरह लेंगे, तो ये थोड़ी बहुत आप देख सकते हो, बट दिस इज़ नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट। रेजिग्नेशन आप देखो कि IAS ऑफिसर जो है वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो है वो यहाँ पे सबमिट करते हैं, और जो कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है उनके सेक्रेटरी को भी देते हैं, ठीक है। आफ्टर रिकमेंडेशन, यानी कि जो कंसर्न कैडर और जो स्टेट है उनके रिकमेंडेशन के बाद ही ये रिसीव किया जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो ऑफिसर की रेजिग्नेशन है उसको कंसीडर करते हैं। फाइन। अब देखिए फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है। ये फास्टर है, जो कि अभी आप देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके द्वारा ये फास्टर ऐप लॉन्च किया गया है। एक्चुअली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है कोर्ट ऑफिशियल के लिए, जो कि यहाँ पे जो कॉपीज़ है ऑर्डर का वो उसको इंस्टेंट सेंड करे। तो ये एक अच्छी मूव है जिसमें आप देख सकते हो कि कोर्ट का काम जो है बहुत ही ज़्यादा डिले होता है और कोर्ट में मैनुअल वर्क ज़्यादा होते हैं। तो अब डिजिटाइजेशन जो बात हो रही है, तो कोर्ट में भी आप देख सकते हो कि डिजिटाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मूव है कि धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें डिजिटाइजेशन हो, तो फास्ट तरीके से जो केसेस की पेंडिंग वगैरह भी है तो वो फास्ट तरीके से यहाँ पे रिजॉल्व हो सके। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल है, तो ये भी एक ऑनलाइन पोर्टल सोल्यूशन है जो कि स्पीडी फाइलिंग और प्रोसेसिंग है एप्लीकेशन का, जो कि बहुत तरीके से कि लाइसेंस को लेके, परमिशन को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर यहाँ पे रखा गया है, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथ ही ये सिंपल यूज़र फ्रेंडली वेब पोर्टल है जिसमें कि ब्रॉडकास्टर को प्रोवाइड किया गया है एंड टू एंड सॉल्यूशन, और इससे क्या होगा कि जो टर्न अराउंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन है वो रिड्यूस होगा, टाइम वगैरह सेव होगा, जिससे कि जो भी प्रोग्रेस है किसी एप्लीकेशन का जो प्रोग्रेस होता है उसको ट्रैक करने के लिए यहाँ पे टाइम वगैरह भी सेव हो पाएगा। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको ये सारे लेसन से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होते होंगे। अगर हेल्प आपको लगता है कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर पा रहे हो, आपको हेल्प हो पा रहा है, तो उसके लिए आप लाइक कर सकते हो। और अगर आप लोग को विज़न IAS की मैगजीन इसी तरीके से कंप्लीट करनी है, रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे वीडियोस अब मैं प्रोवाइड करती हूँ, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। तो डेली बेसिस में या फिर ऑल्टरनेट डेज़ में आपको वीडियोज़ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए थैंक यू।